हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मैक्स फिजिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में हम लोग न्यूक्लियाई चैप्टर को वन शॉट में पूरी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। यकीन मानिए इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद आपकी न्यूक्लियाई चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिस नहीं होने वाली है। तो शुरुआत से लेकर अंत तक सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं का भी स्टूडेंट हो उसके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यकीन मानिए एक एक कॉन्सेप्ट को इस वन शॉट वीडियो में काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर भी कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। बायोलॉजी में न्यूक्लियाई का अलग मतलब होता है, केमिस्ट्री में यहाँ अलग मतलब होता है। केमिस्ट्री में एटम के सेंट्रल कोर पार्ट को जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की गई थी तो पता चला कि एटम के बीच में एक स्फेरिकल डेंस हैवी पार्ट है, इसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो स्फेरिकल पार्ट है, आप इस स्फेरिकल पार्ट की अगर बात करें, इस स्फेरिकल पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स हैं। जैसे आप इंडिया में रहते हो तो इंडियंस हो गए, नेपाल में रहने वाले को हम लोग नेपालीज कहते हैं। ऐसे ही इस सेंट्रल स्फेरिकल कोर पार्ट में रहने वाले पार्टिकल्स को हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। वैसे तो अलग अलग साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि न्यूक्लियस में इन दो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा और भी कई तरह के पार्टिकल्स हैं, लेकिन ऑफिशियली जितना हम लोगों को किताब में पढ़ना है और जिनका एग्जिस्टेंशियल प्रूफ है वो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं। मतलब न्यूक्लियस एटम का वो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल स्फेरिकल पार्ट है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत कम जगह में रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको एटम के वक्त पढ़ते वक्त बताया था कि एटम के पूरे मास के लिए न्यूक्लियस जिम्मेदार होता है, लेकिन वॉल्यूम में इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। बहुत छोटा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। मान लीजिए कि आपके पास एक क्रिकेट का स्टेडियम है और क्रिकेट के स्टेडियम के सेंटर पे आपने एक मटर का दाना रख दिया। वही मटर का दाना रिप्रेजेंट करता है एटम में न्यूक्लियस को। मतलब ये जो न्यूक्लियस है एटम का बहुत छोटा सा एक हिस्सा है। चलिए शुरू करते हैं आगे। ये तो बेसिक डेफिनेशन था न्यूक्लियस के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का एक खास तरीका है। किसी भी न्यूक्लियस का दो कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक उसका एटॉमिक नंबर जिसको Z से दिखाते हैं और एक उसका मास नंबर जिसको A से दिखाते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है आपके न्यूक्लियस का, उसका जो सबसे बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कार्बन को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो कार्बन C612 है ना। यहाँ पे आपको नीचे में एटॉमिक नंबर लिखना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। मतलब Z जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और ऊपर में आपको लिखना है मास नंबर। ये जो मास नंबर है, जैसे आप हीलियम के लिए अगर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे हीलियम 2 और 4। आप इसको डायगोनली भी लिख सकते हैं और आप इसको ऑपोजिट साइड में भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म जिसमें लोग इसको लिखते हैं। मतलब आपको एक, जैसे आपका नेम और सरनेम आपको सिग्निफाई करता है, ऐसे ही एक न्यूक्लियस को सिग्निफाई करता है उसका एटॉमिक नंबर Z और उसका मास नंबर A। याद रखना कि एटॉमिक नंबर जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और इफ यू टॉक अबाउट मास नंबर, अगर हम A के बारे में बात करें, मास नंबर के बारे में बात करें, तो मास नंबर टोटल न्यूक्लियॉन्स की संख्या को बताता है। मतलब ये जो मास नंबर A होगा ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन Nn से दिखा दिया और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Np से दिखा दिया, इसके बराबर होता है। यहां तक का मसला क्लियर है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो हमें ये मालूम है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलाकर के किसके बराबर, A के बराबर। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दो तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपने ये जान लिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी टोटल न्यूक्लियॉन्स ये होता है A के बराबर। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा दो, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। एंड आपको मालूम है, आपके सामने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, Z के बराबर। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो निकल के आ गया वो A माइनस Z निकल के आ गया। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या सीधे एटॉमिक नंबर के बराबर और न्यूट्रॉन की संख्या मास नंबर
माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर। आई होप यहां तक की सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस था, बहुत बेसिक सी चीज थी। कुछ अंडर 10th लेवल की बेसिक चीजें जो बोर्ड में अक्सर पूछी जाती हैं, अब देख लीजिए। जैसे हम लोग सबसे पहले अगर बात करें आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स का मतलब ऐसा न्यूक्लियर स्पेसीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मतलब जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा। आप देख लें C612 और C614 दोनों में प्रोटॉन्स की संख्या 6 के बराबर होगी, आधे दर्जन प्रोटॉन्स की मौजूदगी है यहां पर, अब देखिएगा। लेकिन मास नंबर दोनों का अलग अलग है। भाई साहब, प्रोटॉन्स की संख्या सेम है और मास नंबर अलग है, मतलब न्यूट्रॉन्स अलग अलग नंबर में होगा, एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या तो सेम होगी सर, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग ही होगी सर। याद रखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, सेम होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, ये डिफरेंट होगा सर दोनों के लिए। बहुत शानदार, याद रखना है, अंडर 10th लेवल की चीज है, लेकिन 2 मार्क्स में अगर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ दिया तो आपको स्टेट बोर्ड से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। आगे अगर हम लोग आइसोबार्स की बात करें, ठीक इसका उल्टा, न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर, इनका मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है। भाई साहब यहां देख लीजिए, दोनों का मास नंबर क्या है, 14 है, बस एक का एटॉमिक नंबर 6 और एक का 7 है ना। उसी तरीके से हमारे पास एक होता है वैसे स्पेसीज जिनके अंदर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम हो। अगर न्यूट्रॉन्स की टोटल नंबर्स दोनों स्पेसीज में सेम हो तो हम उनको आइसोटोन्स बुलाते हैं, या आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा। जैसे आप देखिए, यहां पर भी अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएगा, 12 - 5 7, और यहां पर भी 13 - 6 7। तो मालूम, मैंने अभी जस्ट बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देना। तो यहां तक की चीजें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलें आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, और आगे जब बढ़ाते हैं कहानी को तो सबसे पहला जो एक टॉपिक आता है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी खूब बनता है और इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स भी बनता है। तो एक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियस के साइज को लेकर के। याद रखना कि आपका जो न्यूक्लियस है ये स्फेरिकल है, मतलब अगर इसका रेडियस r हो तो इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो होना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब। अगर रेडियस r लिया तो, और अगर रेडियस को तो आपने कैपिटल R ले लिया तो यहां पर भी आप कैपिटल R ले लेना, इस बात को ध्यान रखना। अब एक चीज समझो, सब लोग एक चीज समझो, यहां पर हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। मतलब वॉल्यूम जो होता है किसी भी न्यूक्लियस का, मतलब ये कितना जगह छेक रहा है भाई साहब, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के, यानी ए के। अब आपको मालूम है कि वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ये प्रोपोर्शनल है किसके, ए के। 4/3 पाई कांस्टेंट है, आपका रेडियस कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, इस 4/3 पाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोपोर्शनलिटी में इसको लिखने या ना लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं भाई साहब कि r क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए होगा, r क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए होगा। पावर 3 को अगर उस तरह भेजते हो तो हम लोग लिख सकते हैं r प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3। और जब जब इस पृथ्वी पर प्रोपोर्शनलिटी आता है तो उसका वध करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा r0 a टू द पावर 1/3। यहाँ पर मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक काम दे रहा हूँ आपको। ये r0 जो है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग एम्पिरिकल कांस्टेंट कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी और इस r0 की वैल्यू क्या होगी और इस r0 का डायमेंशन क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। मुझे इंतजार होगा आपके कमेंट का। आप इसकी वैल्यू और SI यूनिट दोनों कमेंट करके बताएंगे इस एम्पिरिकल कांस्टेंट की। तो ये आपको समझ में आ गया कि r मतलब रेडियस ऑफ, यहाँ पे जो r अपन ने ले रखा है ये r क्या लिया है, r लिया है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एटॉमिक मास नंबर के पावर 1/3 के टर्म में वैरी करता है। अब क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको कि आपके पास दो न्यूक्लियस है, एक का मास नंबर 8 है, एक का मास नंबर 27 है, इसके रेडियस का रेशियो बताओ। बच्चों वाला क्वेश्चन है। 8 का पावर 1/3 2, 27 का पावर 1/3 3, तो 2:3 रेशियो हो जाएगा। तो 8 अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए जिसमें R1:R2 निकालना हो तो R0 तो कट ही जाना है, a टू द पावर 1/3 a टू द पावर 1/3।
तो दोनों मास नंबर के पावर 1/3 का रेशियो निकाल लेना। मैंने क्लास में करवाए, अगर क्लासरूम का कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो क्लास नोट से उसको देख सकता है, और इसकी वैल्यू भी मैंने क्लास में लिखवाई हुई है। मैं अभी ये वीडियो असाइनमेंट दे रहा हूं, आपको इस वीडियो पे कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो तो। चलिए आगे चलते हैं, ये सभी बोलना पड़ता है। अब अगर हम लोग बात करें डेंसिटी की, पूरा चैप्टर भाई साहब, पूरा चैप्टर मात्र कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अंत अंत तक देखना, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी, पूरे रेडियो एक्टिविटी को भी इसी वीडियो में पढ़ा दिया है। तो लास्ट तक चैप्टर को देखना, बहुत मजा आने वाला है। बात करते हैं डेंसिटी की, घनत्व की। प्रति मीटर क्यूब में कितना मास होगा, कितना द्रव्यमान होगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी जो होता है ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हैं। तो अगर हमारे इस न्यूक्लियस की हम लोग बात करें, तो न्यूक्लियस में जो टोटल पार्टिकल्स होंगे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स टोटल किसके बराबर होंगे, मास नंबर के बराबर होंगे। लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं, हालांकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, लेकिन मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं मान ले रहा हूं कि m जो है वो एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियाई है, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन, सॉरी न्यूक्लियाई नहीं, न्यूक्लियॉन या इच न्यूक्लियॉन बोल लो। एक न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल का इच न्यूक्लियॉन, या तो न्यूक्लियॉन या तो प्रोटॉन हो सकता है या तो न्यूट्रॉन हो सकता है। तो एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एवरेज मास अगर हम लोग m ले लेते हैं तो ये डेरिवेशन करना हमारे लिए आसान होता है। आप देखें जरा गौर फरमाएं, तो रो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मास। तो एक न्यूक्लियॉन का मास अपन ने ए लिया, सॉरी m लिया, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को मास नंबर यानी ए से दिखाते हैं, तो m इंटू ए बाई वॉल्यूम। अरे भैया वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अरे मोरी मैया का देख लियो, देखो आर क्यूब निकालना है। आर का वैल्यू क्या निकला था, आर नोट ए टू दी पावर 1/3। हाँ साहब आर क्यूब निकालना है, इसका क्यूब कर दो ना। बायो वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, वो आत्महत्या ना करें इसलिए मैं खुद कर देता हूं। इसका क्यूब करें तो आर नोट का क्यूब, और इसका क्यूब करें तो पावर 1/3 से 3 गया, इसके पावर में कोई नहीं आएगा, इसका कोई नहीं, अल्लाह ईश्वर भगवान, वो कितना होता है 1, तो यहाँ 1 रहेगा, 1 दिखेगा नहीं। आर नोट क्यूब और ए, ठीक है। देखो इसका क्यूब किया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास सर m इंटू ए बट्टा 4/3 पाई। आर क्यूब की जगह पे क्या लिखोगे सर, आर नोट का क्यूब इंटू ए से ए गया आगरा, 3 चला गया ऊपर, तो रो इज इक्वल टू आ गया 3m पाई 4 पाई आर नोट का क्यूब। दोस्तों आंखें खोलो, बस आंखें खोलो, देखो उठो जागो और संघर्ष करो। ये m जो है ये एक न्यूक्लियॉन का मास है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। 4 की वैल्यू तुम्हारे गांव में और तुम्हारे ससुराल में हर जगह सेम होगा। पाई भी एक कांस्टेंट है, और अभी जस्ट बताया था कि आर नोट एक इंपेरिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। अगर ये तमाम चीजें कांस्टेंट हो गई, मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी इज एक कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया। तो अगर किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2 न्यूक्लियस दिया रहे और आपको बोले कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताओ 1:1, भाई साहब ये कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लो। ये जो है इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर, इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर ए और एटॉमिक नंबर जेड के। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहता हूं चाहे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो, चाहे हीलियम का न्यूक्लियस हो, चाहे आयरन का न्यूक्लियस हो, चाहे सोडियम का न्यूक्लियस हो, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम आने वाला है। ये एक कांस्टेंट टर्म आने वाला है, ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता। चाहे वो बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव हो, इवन जेई और नीट के ऑब्जेक्टिव में भी इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बने हैं। इसलिए इसको ध्यान रखना, न्यूक्लियर डेंसिटी एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता। ये अपने जहन को बताना, बहन को नहीं, कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता। सर चीचा का एक रिलेशन है, आइंस्टीन चीचा, इन्होंने कहा कि एनर्जी और मास को तुम रिलेट कर सकते हो, E = mc², E = mc²।
ये m जो है इसको गाली वाला फॉर्मूला मत बोलना, गाली बाद में आया, आइंस्टाइन पहले आए, ठीक है। पता लगाना कौन पहले आया कौन बाद में, कमेंट करके बताना। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। m मतलब किसी पार्टिकल का मास और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो भैया भैया किसी भी पार्टिकल के मास को हम एनर्जी फॉर्म में लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसके बाद एक चीज जो अपने जहन को बताना है, बहन को नहीं, वो ये बताना है कि किसी भी न्यूक्लियस का जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली मास निकालते हैं, किसी भी न्यूक्लियस को यानी जब हम लोग तौलते हैं, एक्सपेरिमेंटली मास निकालते हैं, तो उसका एक्सपेरिमेंटल मास हमेशा उसके एक्चुअल मास, जितना उसका मास आना चाहिए उससे कम निकल के आता है। इसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मास डिफेक्ट। आई ये क्या हो गया, या बोर्ड पर देखो, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक सर, हमारे पास क्या है? एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में इस न्यूक्लियस का अगर मान लो सपोज करो ये एक्स न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो जेड के बराबर होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा ये ए माइनस जेड के बराबर होगा। तेरी बात समझो, अगर तुम्हारे झोला के अंदर इक्वल मास का सेब और केला रखा हुआ है, 5 केला और 10 सेब है, तो उस झोले का वजन क्या होगा? एक केला का वजन गुने 5 प्लस एक सेब का वजन गुने 10। समझ रहे हो मेरी बात? न्यूक्लियस एक झोला है जिसमें 2 फल है, एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। कितना प्रोटॉन है? प्रोटॉन है जेड के यानी एटॉमिक नंबर के बराबर। कितना न्यूट्रॉन है? ए माइनस जेड के बराबर। तो सर एक्चुअल मास जो आना चाहिए था अपने न्यूक्लियस का, वो क्या आना चाहिए था? आना चाहिए था एक प्रोटॉन का मास इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन का मास इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन नहीं आता इतना भाई, कम आता है। क्यों कम आता है मैं बताऊंगा। तो कितना कम आता है? तो ये एक्चुअल मास हो गया और एक्सपेरिमेंटल मास दिया रहेगा, सवाल में घटा दोगे तो इससे मास डिफेक्ट निकल जाएगा। मास डिफेक्ट निकालने के भी प्रॉब्लम्स आते हैं कई सारे। तो याद रखना इस चीज को कि आपके न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल मास हमेशा एक्चुअल मास से कम होता है। दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? मास डिफेक्ट बुलाते हैं। बस थोड़ा देर और चैप्टर खत्म, समझे? तो लास्ट तक वीडियो को देखना। फिर से बोल रहा हूं, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दिए होगे, ठीक है। अब देखो मास कम क्यों हुआ? मास का तो लॉस हो गया फिर। बट हम लोगों ने, केमिस्ट्री वाले टीचर हमें पढ़ाते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई साहब क्वांटम फिजिक्स में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। आपके सपोज करो, एग्जांपल ले रहा हूं, किलोग्राम में तो कभी न्यूक्लियस का मास नहीं होगा। मान लो किसी न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास होना चाहिए था वो 20 यूनिट होना चाहिए था और तौलने पर 18 यूनिट आया, तो 2 यूनिट मास कहां गया? ये 2 यूनिट मास डिफेक्ट के बराबर का मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। आप एक चीज सुनो, आपका न्यूक्लियस कितना छोटा है और उस छोटे से न्यूक्लियस में आप बहुत सारे प्रोटॉन्स को एक साथ रखे हुए हो। भाई साहब 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन और बहुत सारे प्रोटॉन के बीच रिपल्सन होगा। आपको मालूम है सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो प्रोटॉन्स के बीच जब रिपल्सन होगा तो फिर वो एक साथ कैसे हैं? क्योंकि उनका डैडी है वहां पर, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स मतलब एक फोर्स से सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स, सारे के सारे प्रोटॉन्स बंधे हुए हैं। जो फोर्स उनके बीच के रिपल्सिव फोर्स, 2 प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो रिपेल करेगा ना, उससे बहुत बड़ा है। डैडी भी नहीं, सुपर डैडी है, ठीक है। उसके बारे में भी अभी बात करूंगा। फिलहाल ये समझो कि न्यूक्लियस जो कि बहुत छोटे से स्पेस में है, उसमें बहुत सारे प्रोटॉन, सारे उचक्के प्रोटॉन्स हैं, एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं। उनको बांध के रखने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूक्लियस का सर्टेन मास, एक छोटा सा मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये जो मास डिफेक्ट अराइज हुआ, अगर कोई पूछेगा रीजन ऑफ मास डिफेक्ट तो बोल देना अराइज ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी। भैया ले भैया ओम फो, समझ में आ गया? बाइंडिंग एनर्जी के कारण क्या आ रहा है? बाइंडिंग एनर्जी के कारण मास डिफेक्ट आ रहा है, मतलब मास कम होके आ रहा है। तो क्या है ये बाइंडिंग एनर्जी? भैया द एनर्जी विथ विच न्यूक्लियंस आर बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस।
मतलब बहुत सारे हरामी प्रोटॉन्स को एक साथ रोक के रखने के लिए इनके बीच जबरदस्त रिपल्सन हो रहा है, फिर भी इनको बांध के रखने के लिए, न्यूक्लियॉन्स को एक साथ रखने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। क्या बुलाते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट। डेल्टा एम अगर मास है, मास डिफेक्ट वाला मास, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। लेकिन ये किस में आएगा? ये आएगा जूल में। और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, बिहार बोर्ड का न्यूमेरिकल, नीट का न्यूमेरिकल, उन सब में आंसर दिया रहता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक टपाटप कॉन्सेप्ट जिससे न्यूमेरिकल टपाटप टपाटप बनेगा। देखो क्या कहता है, अगर तुम इसको, ये एक्सपीरियंस है, तुम भी करोगे, तुमको भी मिल जाएगा, ठीक है? मतलब टपाटप का नहीं, ये इसको कन्वर्ट करने का है ना। अगर डेल्टा एम सी स्क्वायर बाइंडिंग एनर्जी है, इसको अगर तुम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो तो 931 बट्टा सी स्क्वायर से कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कोई मास को, मतलब मास एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, सी एस किस में दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। तुम बस मास डिफेक्ट निकाल लो और मास डिफेक्ट को, मतलब मास डिफेक्ट के एनर्जी को 931 बट्टा सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी निकालना होगा तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि आप मास डिफेक्ट निकालो। मास डिफेक्ट आपको नॉर्मली एटॉमिक मास यूनिट में निकलेगा, सवालों में मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह ये यू में यानी एटॉमिक मास यूनिट में दिया रहता है। तो आप कोई यूनिट कन्वर्जन मत करना, आप सीधे एटॉमिक मास यूनिट में निकालो आप मास डिफेक्ट और उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इस चीज को याद रखना कि अगर कभी बाइंडिंग एनर्जी निकालना होगा तो सवाल में जिस यूनिट में दिया रहता है मास, वो है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट में पहले मास डिफेक्ट निकालो। मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे? एक्चुअल मास में से एक्सपेरिमेंटल मास को घटा के और उसको 931 से गुना कर दो, तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा। बाबू मेरे, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में क्यों पढ़ते हैं? इसका कुछ सिग्निफिकेंस होता होगा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, तुम तब तक कमेंट करके बताओ बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं। चलो पानी पी लिया। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में इसलिए पढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मान लो सपोज करो किसी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी 25 है या 24 है और उसमें टोटल 6 न्यूक्लियॉन है, तो एक न्यूक्लियॉन को कितना एनर्जी मिला? 4 यूनिट पर न्यूक्लियॉन। 24 बटा 6 किया तो किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा उस न्यूक्लियस को हम उतना अधिक स्टेबल न्यूक्लियस मान के चलेंगे। मतलब प्रति न्यूक्लियॉन को, जैसे बाइंडिंग एनर्जी मतलब जैसे किसी न्यूक्लियस के अंदर में टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या 20 है और मान लो इसका बाइंडिंग एनर्जी टोटल 40 यूनिट है, तो एक न्यूक्लियॉन को कितना मिला? 2। और एक दूसरा न्यूक्लियस है जिसमें 40 न्यूक्लियॉन ही है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी कितना है? 120 है, तो वहां कितना मिला? 30, या जो भी निकाल लो। तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 30 में उल्टा पुल्टा क्या बोल दिया, कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तुमको मोटा मोटी तौर पर कि अगर एक जगह नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 20 है और बाइंडिंग एनर्जी 40 है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना आ गया? 40 बट्टा 20 यानी 2। और कहीं पर अगर 80 होगा तो 80 बट्टा 20 यानी कितना? 4। तो वो अमाउंट जितना ज्यादा होगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस उतना स्टेबल होगा। मतलब ये कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, मोटा मोटी तौर पर कॉन्सेप्ट ये अपने दिमाग में डालना है कि बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा, न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम लोग जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब प्रति न्यूक्लियॉन का बाइंडिंग एनर्जी, प्रति, सही भैया, प्रति न्यूक्लियॉन का बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। एनसीईआरटी में ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के कंक्लूजन्स को हमें ऑब्जेक्टिव्स के लिए समझना होगा, है ना। क्लास में इस पर बहुत सारे पॉइंट लिखवाए थे, लेकिन ये वन शॉट रिवीजन वीडियो है, इसमें जितना एग्जाम में आएगा उतना ही पढ़ाना है। तो भैया आप अगर इस ग्राफ को देखोगे ना, इस ग्राफ में जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए देखोगे तो एटॉमिक मास नंबर 80 के बाद बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन कम हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो
जब आप यहाँ 56 मास नंबर सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी के साथ है, देखो इसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे हाईएस्ट है, बाइंडिंग एनर्जी मतलब पर न्यूक्लियन सबसे हाईएस्ट है। तो आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सबसे स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है, तो आप 56 मास नंबर, आयरन मत लिखना, वैसा न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 56 है वो सबसे अधिक स्टेबल है, ये लिखना। मतलब उसमें देख लेना जिसका मास नंबर 56 होगा वो स्टेबिलिटी के सबसे नजदीक है। सबसे कम गरीब प्राणी हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन नहीं बोलना, वैसा न्यूक्लियर स्पीसीज जिसका मास नंबर 2 वो सबसे कम स्टेबल। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं, इस ग्राफ से निकाल के कॉन्सेप्ट का निचोड़ बता रहा हूं। एटॉमिक मास नंबर जिसका 10 से कम होगा उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है, और जिसका 80 से ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। 10 से 80 के बीच में जो है वो नॉर्मल रेंज में उसको मान के चला गया है। वैसे अगर आप देखोगे तो 32 से लेके 121 तक स्टेबिलिटी के नॉर्मल रेंज में है। अब होता क्या है ना, इस दुनिया में सब चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, सब। तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि पढ़ लिख करके एक अच्छा जॉब मिले, अच्छा बिजनेस करो, एक अच्छा स्टार्टअप करो और अपने आप को स्टेबल कर लो। तुम्हारे पापा इसीलिए जॉब पे जाते हैं कि वो पैसा कमा के तुम्हारे घर को स्टेबल कर लें। मैं इसीलिए काम कर रहा हूं कि मैं पैसा कमाऊं और अपने घर को चला सकूं, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। तो न्यूक्लियस भी चाहेंगे, न्यूक्लियाई भी चाहेंगे कि हम स्टेबल हो जाएं। तो इनको मालूम है कि अगर हमारा मास नंबर 10 से कम होगा या 80 से ज्यादा होगा तो हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हल्के न्यूक्लियस जो होते हैं, मतलब 10 से कम मास नंबर वाले, ये दो न्यूक्लियस मिल करके न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, मिलते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे के बायो में पढ़ते हैं फ्यूजन और फ्यूजन, यहाँ फिजिक्स में भी है फ्यूजन और फ्यूजन। भैया जो छोटे न्यूक्लियस हैं, जो कम मास नंबर वाले न्यूक्लियस हैं, वो मिल करके एक दूसरे से जुड़ के फ्यूजन करेंगे ताकि इनका मास नंबर 10 से ऊपर चला जाए, या यूं कहो स्टेबल रेंज में जाए, और ये स्टेबल हो जाएंगे। और जो बहुत भारी न्यूक्लियस है, 80 से ज्यादा मास नंबर वाला न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम वगैरह, ये फ्यूजन करेगा, हैवियर न्यूक्लियस टूटेगा दो लाइटर न्यूक्लियस में, ताकि ताकि वो स्टेबिलिटी रेंज में जा सके। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से हमें आइडिया मिलता है कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। ध्यान ये रखना कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्यों होते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, मैं अभी पढ़ाऊंगा, फ्यूजन और फिजन। चलते हैं आगे, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यही रीजन है। अच्छा एक चीज और ध्यान रख लेना, जब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को पढ़ते हैं तो अपने दिमाग की बत्ती खोलो और सुनो इस चीज को, कि वैसा न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है, और दूसरा न्यूक्लियस जिसमें बराबर नहीं है, तो बराबर वाला कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर 2 न्यूक्लियस है, एक में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है और एक में सेम नहीं है, तो सेम नहीं वाला कम स्टेबल और सेम वाला ज्यादा स्टेबल, बराबर वाला ज्यादा स्टेबल। सबको स्टेबिलिटी चाहिए। जिसमें बराबर नहीं है ना, वो डिके करना, अपने अंदर से रेडिएशन निकालना शुरू करता है ताकि इसमें ये स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ सके, और इसी फेनोमेना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो आओ चलते हैं रेडियो एक्टिविटी के फेनोमेना में। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक मिस हो रहा है, सॉरी, न्यूक्लियर फोर्स बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए इसको भी देख लो। अब ये मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनके बीच हैवीली रिपल्सन हो रहा है, उनके बीच बहुत जबरदस्त रिपल्सन हो रहा है। उसके बावजूद एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से दूर भागना चाहता है, उसके बावजूद वो एक जगह बंद के है। क्यों? क्योंकि उनका सुपर डैडी वहां पे लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स। इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स। और ये किसके बीच लगता है? ये न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है। मतलब ये फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लग सकता है, ये फोर्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लग सकता है, ये फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लग सकता है, ये फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लग सकता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स और यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स वही है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के प्रॉपर्टीज की बात करें तो चार्ज से इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। जितना फोर्स न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, उतना ही प्रोटॉन के बीच में लगेगा, उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। मतलब भाई साहब, न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है, मतलब ये सुपर डैडी है। न्यूक्लियर फोर्स जो है ये सुपर डैडी है,
सारे फोर्स का अब्बा हुजूर है ये, याद रखना इस चीज को, ठीक है। स्मॉल रेंज फोर्स है, भगवान कभी गंजा को पंजा नहीं देता, नहीं तो सर नोच के खून बहा लेगा। ये फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन बहुत कम डिस्टेंस में ही काम कर सकता है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ को नहीं ऑबे करता, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये होता था, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये याद रख लेना न्यूक्लियर फोर्स क्या है, और न्यूक्लियर फोर्स के प्रॉपर्टीज को याद रख लेना, ठीक है। आगे चलो रेडियो एक्टिविटी में आते हैं। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है किसी रेडियो एक्टिव एटम से या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से या रेडियो एक्टिव सैंपल से अलग अलग तरह के पार्टिकल्स का रेडिएशन होना, एमिशन होना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बुलाते हैं इसको? रेडियो एक्टिविटी। मतलब द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस या रेडिएशंस ड्यू टू डीके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। बहुत कम टाइम बचा हुआ है चैप्टर को खत्म करने में, और इत्मीनान से देखना, बहुत मजा आने वाला है, लिटरली बहुत मजा आने वाला है। याद रखना कि रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव रेडिएशंस अपने पास टोटल 3 कैटेगरी के हैं। अल्फा डीके, अल्फा डीके में हम लोग हीलियम न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। आपको मालूम अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम प्लस प्लस, मैंने बताया कि इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मास 4 गुने हाइड्रोजन के मास के बराबर या हीलियम के मास के बराबर होता है भैया। ये तो था अल्फा पार्टिकल। दूसरे तरह का जो डीके है वो बीटा डीके है। बीटा डीके 2 तरह का हो सकता है, पॉजिट्रॉन या तो निकलेगा या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन 2 सेम मास वाले पार्टिकल्स हैं, लेकिन पॉजिट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो बीटा डीके में या तो पॉजिट्रॉन निकलेगा, पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या होगा? प्लस ई के बराबर, और इसका चार्ज माइनस ई के बराबर। और तीसरा गामा डीके, गामा डीके में फोटोन्स निकलता है, यानी फोटोन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। एक चीज सुन लेना, किसी को बताना मत, किसी को मत बताना, ऑब्जेक्टिव में चुपचाप जाके एग्जाम में टिक कर देना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। सुन लो 100% की बात। देखो, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाएगा। पॉजिट्रॉन, बीटा पार्टिकल में पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाएगा। निगेटिव चार्ज, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएगा। भाई साहब ये गामा रे है, इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, ये चार्जलेस है, न्यूट्रल है, कोई भी फील्ड इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। मेरी बात समझ जाओ, कोई भी फील्ड, फोटोन्स है ये, फोटोन्स पे कोई चार्ज नहीं। गामा रेज इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें डिफ्लेक्ट नहीं होता। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड, सीबीएसई और तमाम एग्जाम्स में कई बार आए हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लेना, इसको सीख डाला तो लाइफ झींगा लाला। क्लियर है? आगे चले, आगे चलते हैं। कुछ चमका कॉन्सेप्ट वाली बातें जो एग्जाम में तुमको याद रह गई तो टका टक टका टक टपाटप ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स को उड़ा दोगे। सबसे पहली चीज, रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सोच विचार के खैनी खाते हुए सोचेगा नहीं कौन से न्यूक्लियस को पहले सराएं, कौन सा डीके पहले करें, अचानक से होता है। और बाहर के टेम्परेचर, प्रेशर, इनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक्सटर्नल कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, इन सब पर फर्क इसको नहीं पड़ता। मतलब रेडियो एक्टिविटी जो होगा ना, ये अचानक से शुरू हो जाता है और बाहरी कंडीशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। दूसरी चीज, जब भी रेडियो एक्टिव इंटीग्रेशन या डिसइंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन नहीं डिसइंटीग्रेशन होगा या डीके होगा, मतलब जब भी रेडिएशन निकलेगा तो एक बार में या तो अल्फा डीके निकल जाए या तो बीटा निकल जाए। अल्फा और बीटा 2 ऑपोजिट नेचर के होते हैं, इसलिए दोनों का रेडिएशन एक साथ नहीं हो सकता है। अल्फा गामा का हो सकता है, बीटा गामा का हो सकता है, लेकिन 2 रेडिएशंस एक समय में पॉसिबल नहीं है। एक समय पर एक ही रेडिएशन होगा, इस बात का ध्यान रखना। अब अगर अल्फा डीके की बात करो तो अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल निकलता है तो याद रखना है कि अल्फा डीके में जो एटॉमिक नंबर होगा ये 2 से कम हो जाएगा। इनका न्यूक्लियस है ना, तो एटॉमिक नंबर जिस चीज का अल्फा डीके होगा, जिस चीज से अल्फा डीके होगा, उसका जो एटॉमिक नंबर है Z, ये Z-2 हो जाएगा डीके के बाद, और मास नंबर 4 से घट जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यूरेनियम का जो अल्फा डीके हो रहा है तो इसका मास नंबर 92 से 90 हो गया, थोरियम में कन्वर्ट हो गया, सॉरी एटॉमिक नंबर 92 से 90 हो गया, थोरियम में कन्वर्ट हो गया, और मास नंबर 4 यूनिट कम हो गया। 7 अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दिया। क्लियर है?
अगर हम लोग बात करें बीटा डीके की, तो बीटा डीके में पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि बीटा डीके में पॉजिट्रॉन निकल रहा है, मतलब बीटा प्लस डीके है, क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब बीटा माइनस डीके है। तो अगर बीटा माइनस डीके होगा तो मास नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा। जैसे आप देखिए फास्फोरस से अगर अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब बीटा माइनस डीके हो रहा है, तो मास नंबर एक बढ़ जा रहा है। और ठीक इसका उल्टा होगा, बीटा प्लस डीके में मास नंबर डिक्रीज कर जाएगा। आप देख लीजिए, आपके पास सोडियम का बीटा प्लस डीके हो रहा है, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आगे चलें, आगे अगर हम लोग समझें गामा डीके, भैया फोटोन निकल रहा है, भैया फोटोन निकल रहा है, फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता भैया, रेस्ट मास जीरो होता है, तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मास नंबर को, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर और मास नंबर बिल्कुल सेम रह जाएगा। अब रेडियो एक्टिविटी का या रेडियो एक्टिव डीके का मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं और एक लॉ को समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझना, एक बेसिक सा लॉ है। ये कहता है कि प्रति सेकंड कितना डीके होगा, डीके पर सेकंड, मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डीके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस समय पर आपके सैंपल में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं उसके, हाँ, क्योंकि प्रति सेकंड आपके न्यूक्लियस की संख्या कम हो रही है, तो माइनस dn/dt हमने लिखा है, माइनस साइन का मतलब न्यूक्लियस का नंबर कम हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस टाइम के मौजूद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे, मतलब माइनस dn/dt n के प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले ही कहा था, क्या कहा था, माइनस dn/dt इज इक्वल टू, यहाँ लैम्डा इंटू एन होगा, सॉरी लैम्डा इंटू एन होगा, ठीक है, करेक्शन है यहाँ पर। मैंने पहले ही कहा था भाई कि जब जब कभी प्रोपोर्शनलिटी आता है तो उसका वध करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट लैम्डा आ गया, लैम्डा यहाँ पर जो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आइए हम लोग इसका इक्वेशन बनाते हैं और मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। अभी अभी हमने देखा डीके का इक्वेशन हम लिख रहे हैं, माइनस dn/n, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, छत को मत देखिए, क्लास में नहीं घर पे भी होंगे तो छत पे मत देखिएगा, इज इक्वल टू कितना, लैम्डा इंटू यहाँ पे देखिए dn/dt इज इक्वल टू कितना, लैम्डा इंटू एन, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज डिक्रीजिंग। अब इस dt को अगर इधर भेज दो और n को इधर लेके आ जाओ, तो माइनस dn/n, ये किसके बराबर आ जाएगा सर, सर ये किसके बराबर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर लैम्डा इंटू dt के बराबर। इस माइनस साइन को सर अगर उधर भेज दें और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें सर, इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एक्चुअली इसका हमको ना इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो जरा बोर्ड पर देख लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, या इंटीग्रेशन अगर करो या तो यहाँ पे देखो 1/n dn, इधर कितना लैम्डा तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dt ये क्या हो जाएगा log n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा t हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन में प्लस एक कांस्टेंट भी ऐड होता है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट वो आ जाएगा प्लस c। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि टाइम जब t बराबर 0 था उस समय मान लेते हैं कि सैंपल में, आपको मैंने क्या बोला, इस इंटीग्रेशन प्रति सेकंड प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, सैंपल में कितना न्यूक्लियाई है उस मोमेंट पर, n मतलब उस टाइम पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई कितना है। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में t बराबर 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो n नोट के बराबर है, तो अगर t बराबर 0 इसमें पुट करोगे तो log n नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा गुने 0 प्लस c, यानी यहां से हमारे पास c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू आ गया log n नोट, यहाँ पे n नोट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है सैंपल में, ये कांस्टेंट c का वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं ताकि इस इक्वेशन को हम लोग रीराइट कर सके। यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन 1 आया और ये इक्वेशन 2 आ गया, हमने c का वैल्यू निकाल लिया। सब लोग बोर्ड पर देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं log n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस log n नोट, इसे समझाओ, n नोट जो है ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, स्टार्टिंग में कितना न्यूक्लियस था, इस भैया को इधर भेज दो, तो log n माइनस log n नोट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, log a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, log a बाई बी, है ना, ये हमारे पास क्या हो गया माइनस लैम्डा टी,
दोनों तरफ अगर एंटी लॉग लेते हो, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, है ना, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, n बाई एन नोट, क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब एन नोट को उधर भेज दो, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा एन नोट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। मतलब अगर किसी न्यूक्लियस का डीके हो रहा है या डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो प्रति सेकंड उसके अंदर प्रति सेकंड कितना न्यूक्लियस डीके कर रहा है, dn बाई dt, ये प्रोपोर्शनल था उस समय मौजूद नंबर ऑफ न्यूक्लियस n के। इसको हमने इंटीग्रेट किया और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नोट के टर्म में कांस्टेंट सी को लिख दिया, तो हमारे पास ये आ गया डीके इक्वेशन। ये क्या आ गया, डीके इक्वेशन। मतलब किसी भी मोमेंट t पर, किसी भी टाइम t पर कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा, ये n है, और एन नोट का मतलब स्टार्टिंग में कितना न्यूक्लियस था। खैर ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी टाइम t पर कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा अगर स्टार्टिंग में एन नोट था। ठीक है, इसके आधार पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, अगर हम लोग इस n के जगह पर n नोट बाई 2 मतलब इनिशियल वैल्यू का आधा न्यूक्लियस रख दें, तो हम लोग निकालते हैं हाफ लाइफ पीरियड या हाफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड। टाइम का वो वैल्यू है जिस समय पर हमारे सैंपल में न्यूक्लियस की संख्या स्टार्टिंग का आधा हो जाए, और इस हाफ टाइम पीरियड टी का जो वैल्यू आता है, ये आता है 0.693 अपॉन लेमडा। यहाँ पर लेमडा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ये टाइम के उस इनवर्स वैल्यू के बराबर होता है। मतलब लेमडा इज इक्वल टू 1/t होता है, जहां पर t एक समय है जिस समय पर हमारे रेडियो एक्टिव सैंपल में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा वो स्टार्टिंग में कितना न्यूक्लियस था, n नोट, स्टार्टिंग के न्यूक्लियस का 1/e टाइम्स होगा। मतलब एक टाइम है जिस टाइम पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1/e इंटू स्टार्टिंग के न्यूक्लियस के बराबर है। ये जो टाइम है जिस समय पर ऐसा होता है, इसी टाइम का जो इनवर्स होगा 1/t, यही लैम्डा के बराबर होगा, यानी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर होगा। डेफिनेशंस हैं, बस याद कर लेना है, बहुत अधिक बुद्धि इसमें नहीं लगाना है। उसके बाद कुछ चमका कॉन्सेप्ट जिस पर ऑब्जेक्टिव जरूर बनता है, रेडियो एक्टिविटी को हम लोग नापते किस यूनिट में है। तो एएच बैकरल नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर मतलब रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी किया था। तो उनके ऑनर में इसका यूनिट बेकरल पर है। 1 बेकरल 1 डीके पर सेकंड होता है। अगर प्रति सेकंड 1 डीके हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 बेकरल। उससे बड़ा यूनिट है रदरफोर्ड। अगर 1 सेकंड में 10 टू दी पावर 6 डीके हो रहा है तो ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं 1 रदरफोर्ड। और एक उससे भी बड़ा यूनिट है क्यूरी, है ना, मैडम क्यूरी के नाम पर पड़ा है। इसमें 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 10 डीके पर सेकंड के बराबर होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि एक क्यूरी में कितना बेकरल होगा और एक क्यूरी में कितना रदरफोर्ड होगा। ये कमेंट करके आप वीडियो में जरूर बताना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए या तो फ्यूजन करेंगे मतलब जोड़ेंगे, या तो फिजन करेंगे यानी टूटेंगे। न्यूक्लियर फिजन की बात अगर करें तो अगर कोई हैवियर न्यूक्लियस, भारी न्यूक्लियस टूट करके दो हल्के हल्के न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में जब एक हैवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम, अगर यूरेनियम पर हम एक न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करें तो ये दो छोटे छोटे मतलब हैवियर से लाइटर न्यूक्लियर में ब्रेक होता है, 3 न्यूट्रॉन का पार्टिकल निकलता है और साथ ही अपने साथ एक अच्छा खासा अमाउंट का एनर्जी भी निकलता है। तो याद रखना, फिजन का मतलब एक बड़े न्यूक्लियस का टूटना दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में और अपने साथ एनर्जी निकाल देना। ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, जब यूरेनियम पर एक हाई स्पीड न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कर दोगे, बहुत जबरदस्त न्यूट्रॉन को फेंक दोगे जबरदस्त स्पीड से, तो ये इसका फिजन करवा देगा, ठीक है। और हर देखो ये कोविड की तरह है, कोरोना की तरह, जैसे एक फिजन हुआ, एक फिजन में 3 हाई स्पीड न्यूट्रॉन फिर से निकलता है, फिर से वो जाके सैंपल पे अटैक करेगा, फिर से वो जाके सैंपल पे अटैक करेगा। हर बार 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, 3 फास्टली मूविंग या हाईली स्पीड न्यूट्रॉन रिलीज होता है जो वापस से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फिजन को स्टार्ट करवाता है। तो याद रखना कि न्यूक्लियर फिजन एक चेन रिएक्शन है, और चेन रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक कंट्रोल्ड रिएक्शन और एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन में या न्यूक्लियर फिजन में ये जो न्यूट्रॉन निकलता है ना, उसमें से 2 न्यूट्रॉन को
एब्जॉर्ब करके साइड कर दिया जाता है और एक न्यूट्रॉन को आगे फिर से रेडियो एक्टिविटी करवाने के लिए भेजा जाता है। याद रखना, किसी भी हैवी न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करना है तो उस पर न्यूट्रॉन फेंकना होता है, और जब तुम उस पर न्यूट्रॉन फेंकोगे तो वो ब्रेक तो होगा ही, साथ में 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन फिर से निकाल देगा, वो फिर से जाके नए न्यूक्लियस को तोड़ेगा, फिर 3 निकलेगा, वो फिर से जाके, तो ये चेन रिएक्शन है। इसको अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो जैसे ही एक फ्यूजन हुआ, 3 न्यूट्रॉन निकला, तो एक न्यूट्रॉन को छोड़ दो और 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लो। कैडमियम रॉड इसका काम करता है एब्जॉर्ब करने का, तो वो हमारा कंट्रोल्ड फ्यूजन होगा। और फ्यूजन में ठीक इसका उल्टा होता है, 2 हल्के हल्के न्यूक्लियस कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके एक इससे भारी न्यूक्लियस बना लेंगे और बहुत जबरदस्त एनर्जी निकलेगा भाई साहब, बहुत जबरदस्त एनर्जी। याद रखना एक चमका कॉन्सेप्ट कि फ्यूजन में फिजन से ज्यादा एनर्जी निकलता है। द एनर्जी emitted in fusion is extremely higher than that in fission. Sorry, in fusion is extremely higher than that in fission. सही है। अब चलते हैं आगे। मैंने बता दिया कि फ्यूजन का रिएक्शन 2 तरह का होता है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड वाले में हम लोग 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं और एक को छोड़ देते हैं, और अनकंट्रोल्ड वाले में होता जाता है कोविड की तरह। इसके बाद लास्ट टॉपिक, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। न्यूक्लियर रिएक्टर ये एक डिवाइस है जिसका काम है न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसका काम है न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसमें हमारे पास एक कोर होता है जिसमें रेडियो एक्टिव सैंपल्स को रखते हैं, और इसमें कंट्रोल रॉड लगा होता है। इसमें फ्यूजन का रिएक्शन होता है। फ्यूजन के रिएक्शन से जो एबंडेंट मतलब बहुत जबरदस्त अमाउंट में हीट निकलता है, उस हीट से एक पानी गर्म किया जाता है, उससे जो वेपर बनता है उस वेपर से टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है, और इस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो याद रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये था न्यूक्लियाई का 1 शॉर्ट वीडियो। आने वाले लाइव लेक्चर में हम लोग एटम्स और न्यूक्लियाई पे कंबाइंड ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट डे तैयार रहिएगा आप, अगले दिन तैयार रहिएगा एक नए चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के एक नए चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज के लिए। इस वीडियो का जो मतलब पीडीएफ है वो आपको मैक्स फिजिक्स के टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करिएगा, मैक्स फिजिक्स पे इंजीनियर नवनीत, या टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन आपके मतलब लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। बहुत बहुत मोहब्बत, अंत तक इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।